डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम सातवाहन के साम्राज्य के विषय पर आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे और उसके साम्राज्य के बारे में आप लोगों से उसकी कुछ भूमिका और उसके परिचय के बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे। सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। क्या था? एक वो राजवंश था। इसने ईसा पूर्व 230 ईस्वी से लेकर दूसरी सदी ईसा के बाद तक केंद्रीय दक्षिण भारत पर राज किया था। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। जब मौर्य वंश का अंत हुआ उसके बाद यह साम्राज्य शक्तिशाली रूप में आया। इनका उल्लेख 18वीं सदी ईसा पूर्व में मिलता है। अशोक की मृत्यु जब 2032 ईसा पूर्व में हो गई, उसके बाद सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। शीशे का सिक्का चलाने वाला यह पहला वंश सातवाहन वंश ही था और वह शीशे का सिक्का रोम से लाया जाता था। कहाँ से आता था? ये सिक्का जो है वो रोम से आता था। इसके अंतर्गत पहली बार राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का ये प्रयास किया। प्राचीन भारत में मौर्य वंश के अंतर्गत इसने राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। बाद में चलकर सातवाहन वंश ने इस प्रयास को और आगे बढ़ाया। यद्यपि इतिहासकार सातवाहनों को दक्कन में मौर्य का उत्तराधिकारी कहते हैं। उसके बाद भी इस वंश के उदय को अशोक के बौद्ध राज्य के विरुद्ध सामान्य जैन तथा हिंदू प्रक्रिया के रूप में भी समझा जाना चाहिए। सातवाहन वंश की स्थापना मौर्य वंश के पराभव से लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी। उनका साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और सबसे बड़ा साम्राज्य था। उत्तर भारत निरंतर बदलते राजवंशीय परिदृश्य के विपरीत सातवाहनों ने दक्कन में अटूट अविभाज्य और दीर्घकाल तक अस्थायी रूप से चलने वाले एक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। इसका शासन का जो कार्यकाल था वह 450 वर्षों तक था। इस काल के विषय में जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उससे हमें सातवाहनों की विलक्षणता तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसके अद्वितीय कार्यों का ज्ञान होता है। यदि पुराणों के वक्तव्यों पर विश्वास किया जाए तो दक्कन के इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर भारत के अंत तक फैली हुई थी। उत्तर तथा दक्षिण भारत की मालव, भोज, पठनिक, रथिक, आंध्र, परिनंद तथा द्राविड़ आदि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के समन्वय से इस साम्राज्य का निर्माण हुआ था तथा इस दृष्टि से क्षेत्रफल में मौर्य साम्राज्य से कम होते हुए भी सातवाहन साम्राज्य उससे कहीं अधिक सुसंगठित था। ये सातवाहनों द्वारा मध्य भारत तथा दक्कन में प्रदत्त लंबे एवं शांतिपूर्ण शासन काल का ही परिणाम था कि कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ। इसके अंतर्गत जिसके उदाहरण हम पश्चिम भारत के शिलाओं में तराशी हुई गुहाओं तथा पूर्वी भारत के स्तूपों तथा विहारों में पा सकते हैं। इस काल में संस्कृति का भी अत्यधिक विकास हुआ तथा प्राकृत भाषा का आकर्षण राज दरबारों तक पहुंचा। सातवाहन राज्य के अधीन बौद्ध धर्म का अद्वितीय विकास हुआ। सातवाहन के पीरियड में बौद्ध धर्म का बहुत ही विकास हुआ। व्यापार, वाणिज्य एवं जल परिवहन क्षेत्रों में भी काफ़ी उन्नति हुई। सातवाहनों के विषय में जानकारी देने वाले एवं स्रोतों का नितांत अभाव है। कोई ऐसी बातें नहीं है कि इसका जो स्रोत है उस व्यापक रूप में है। उनके संबंधित शिलालेखों की संख्या भी बहुत कम है
और इस प्रस्तुत शिलालेखों में दिए गए संदर्भों में भी सातवाहनों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। जो शिलालेख पर जो उद्धृत किया गया है, जो लिखा गया है, उससे भी इन लोगों के विषय में, सातवाहनों के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। उनके विषय में हमारे पास पूर्वी दक्कन से प्राप्त 19 शिलालेख ही हैं। मात्र 19 शिलालेख है जिस पर इन लोगों के विषय में वर्णन किया गया है। जो इस वंश के 30 राजाओं तथा 450 वर्षों के लंबे शासन काल के विषय में जानकारी देने के लिए किसी भी दृष्टिकोण से प्रयुक्त नहीं है। यद्यपि पुरातत्व विभाग ने प्राचीन हैदराबाद में पैठान, मास्की तथा पोंडापुर में खुदाई करवाई, परंतु यहाँ से अधिक साक्ष्य नहीं मिले। इस विषय में सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा प्रचलित सिक्के जो पूर्वी तथा पश्चिम दक्कन तथा मध्य प्रदेश से मिले हैं, हमें इस वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। थॉमस, रैप्सन, कनिंघम, भगवान लाल, इंदिराजी तथा स्कॉट जैसे विद्वानों ने इन सिक्कों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है, हासिल की है। परंतु इन सिक्कों में भंगित तथा कुछ सिक्के के जाली होने के कारण कई विवाद उठ खड़े हुए हैं। इस विषय में साहित्यिक स्रोतों ने तो और भी अधिक निराश किया है। मौलिक पुराणों में कालांतर में जुड़े अंशों के कारण इनमें सातवाहनों के विषय में दी गई सूचनाएं तथा विश्वसनीय नहीं रह गई है। साथ ही विभिन्न पुराणों में सातवाहन संदर्भ में मकतब में होने के कारण स्थिति और भी संदेहास्पद हो गई है। यद्यपि गुणारय द्वारा रचित विरहद कथा को सातवाहन राज के संरक्षण में लिखा हुआ माना जाता है कि इन्हीं के संरक्षण में इसकी रचना की गई, तथापि अनकृत तथा मूल रूप से नहीं मिलती है। इस पर आधारित उसके बाद के संस्करणों में दी गई सूचनाओं की व्यवस्था भी विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग की है। इस प्रकार लीलावती, जो कि सातवाहन शासन काल के सैनिक अभियानों एवं विजयों से संबंधित है, पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। इस कारण सातवाहन काल के विषय में अभी हमारी जानकारी बहुत ही सीमित है। सातवाहनों के अभ्युदय तथा उसके मूल निवास स्थान को लेकर भी विभिन्न विद्वानों में गहरा मतभेद है। कुछ इतिहासकार तो हमेशा एक दूसरे इतिहासकारों का विरोध करते हैं और अभी तक इसके मूल निवास स्थान को लेकर जो बातें सामने आई हैं उसमें भी काफ़ी मतभेद है सारे इतिहासकारों के बीच। शिलालेख तथा सिक्कों में वर्णित सातवाहन और सातकर्णी शासकों को पुराणों में आंध्र मृत और आंध्र जातीय नामों से पुकारा गया है। इस आधार पर विद्वान इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सातवाहन अथवा सातकर्णी राजा आंध्रों के समतुल्य थे। रैप्सन, स्मिथ और भंडाकरण के अनुसार सातवाहन शासक आंध्र देश से संबंधित थे। आंध्र लोगों के विषय में पुराण कहते हैं कि ये लोग प्राचीन तेलुगु प्रदेश, जो कि गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मध्य में स्थित था, के ही निवासी थे। ब्राह्मण में उनका उल्लेख ऐसी जाति के रूप में हुआ है जो आर्यों के प्रभाव से मुक्त थी। इंडिका में मेघनास्ती उनकी शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में उनका वर्णन ऐसे लोगों के रूप में हुआ है जो कि उसके साम्राज्य के प्रभाव में थे, परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उनका क्या हुआ इसका पता नहीं चलता। संभवतः उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऊपर वर्णित इतिहासकार यद्यपि आंध्र प्रदेश को सातवाहनों का मूल निवास स्थान मानते हैं। किसको? आंध्र प्रदेश को वो सातवाहनों के मूल निवास स्थान मानते हैं। सातवाहन के आंध्रों के साथ संबंध को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सातवाहन वंश के शिलालेखों में इस काल के शासकों को निरंतर रूप से सातवाहन अर्थात सातकर्णी कहा गया है। साहित्यिक ग्रंथों में इनके लिए यदाकथा वाहन शब्द का भी प्रयोग हुआ है, परंतु इस संदर्भ में बच्चे आप लोग को ये समझना चाहिए कि परंतु इस विषय में आंध्र शब्द का प्रयोग इस वंश के किसी भी शिलालेख में नहीं है। दूसरी ओर शिलालेखों और सिक्कों तथा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर पश्चिमी भारत को इस मूल निवास स्थान माना गया है। इस तथ्य का प्रमाण नानाघाट, जो पुना जिला तथा साक्षी मध्य प्रदेश के आरंभिक शिला
लेखों से भी मिलता है। इस आधार पर डॉक्टर गोपालचारी ने प्रतिष्ठान आधुनिक पैठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के सातवाहनों का मूल निवास स्थान माना गया है। इसके अतिरिक्त बीएस सुकुंथानोकर ने बेल्लारी जिलों को, एच.सी. राय चौधरी ने अन्य देश के दक्षिण हिस्सों को तथा बीबी मिरासी ने वेन गंगा नदी के दोनों किनारों में लगे बरार प्रदेश को सातवाहनों का मूल निवास स्थान माना है, उसी को चिन्हित किया है। इस आधार पर सातवाहनों तथा आंध्रों का समतुल्य एवं सजातीय होना संदेहास्पद ही है। इस विषय में विद्वानों ने यह सुझाया है कि सातवाहनों ने अपने आरंभिक जीवन की दक्कन से शुरुआत की तथा कुछ ही समय में आंध्र प्रदेश के भी अपने अधीन कर लिया। कालांतर में जब शक तथा अमीर आक्रमणों के कारण सातवाहन साम्राज्य के पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र उनके हाथों से जाते रहे, तब कदाचित उनका शक्ति गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मध्य क्षेत्र अर्थात यानी कि आंध्र प्रदेश एवं सीमित हो गई तथा अब सातवाहनों को आंध्र के नाम से जाने लगा। सातवाहनों की उत्पत्ति के विषय में हमें जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों ने उनकी तुलना अशोक के शिलालेखों में वर्णित सतीय पुत्रों तथा कुछ अन्य फिलिपीन द्वारा वर्णित सेतई से की है। कुछ अन्य विद्वानों ने शब्द भाषा विज्ञान के आधार पर सातकर्णी तथा सातवाहन शब्दों में परिभाषित किया है। चाहे इन शब्दों की महत्ता कुछ भी रही हो, परंतु सातवाहन वंश के शिलालेखों के आधार पर यह लगभग निश्चित है कि सातवाहन भी शुंग तथा कर्ण शासकों की तरह ब्राह्मण थे। इस बात का प्रमाण नासिक शिलालेख में भी मिल जाता है, जिसमें गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को एक ब्राह्मण तथा खतीय दपमान मदन अर्थात क्षत्रियों को माक मर्दन करने वाला आदि उपाधियों से सुशोभित किया गया है। इसी शिलालेख के लेखन में गौतम पुत्र की तुलना परशुराम से भी की गई है। साथ ही दात्री सत पुतलिका में भी शालिवाहनों के विभिन्न ब्राह्मण जाति और नौ जाति से उत्पन्न माना गया है। इस तरह से इनकी अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग जगह को मान्यता दी गई है। इससे हमें लगता है कि अभी तक जो पूर्ण रूपेण से हमें जानकारी मिली है, उसमें कोई भी जानकारी ऐसा स्थिति नहीं देखने को मिलता है जो शिलालेखों में लिखा गया है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं और अलग अलग अपनी बातें रखते हैं। इसके शासनकाल, इसके वंश के शासक और भी विषयों इसके विषय में हम आगे आप लोगों से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।